नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि बुधवार सुबह विदेशी बाजारों से संकेत कैसे हैं। ठंडी शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी 18,740 के पास है, लेकिन 19-20 अंकों की कमजोरी के साथ यहां शुरुआत हुई है। डाउ फ्यूचर्स सपाट एक दायरे का ट्रेड यहां पर दिखाई दे रहा है, महज 11 अंक ऊपर है 38,870 के पास। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें, बिल्कुल फ्लैटिश ट्रेड यहां होता दिख रहा है। इनफैक्ट जापानीज मार्केट यहां पर सुस्त शुरुआत हुई है, 200 अंक नीचे इसको शुरू होते हुए हमने देखा है, और एक छोटे दायरे में फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड्स हमने बाकी मार्केट्स में भी होते हुए देखे हैं। कमोडिटी बाजार की बात की जाए तो यहां पर आज मिक्स बैग देखने को मिला है। कच्चे तेल पर फोकस करना होगा क्योंकि रिकवरी लौटी है। ब्रेंट फरवरी वायदा अब कॉन्ट्रैक्ट फोकस में होगा क्योंकि जनवरी वायदा है, उसकी आज एक्सपायरी का है दिन। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र में और कहां रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। बताइए क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कैसा रहने वाला है आज का दिन, कैसे क्यूज मिल रहे हैं? थोड़ा दायरे में आ गए हम बाजार। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से यही संकेत दे रहे थे, और स्पेशली ग्लोबल बाजार, हमारे बाजार तो फिर भी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट ग्लोबल बाजार एक नए ट्रिगर की तलाश में है जो अभी तक आ नहीं रहा है। चीन की तरफ से थोड़ी टेंशंस भी आई हैं जिसकी वजह से हमने देखा है एक सुस्ती का माहौल बना हुआ है, बट उसका पूरा इम्पैक्ट अभी बाजार को आ नहीं रहा है क्योंकि सप्लाई की चिंता तो बनी रही है, वहाँ पर आप थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, बट अदरवाइज बाजार में बिल्कुल सुस्त एक्शन बना हुआ है। तो कल भी अगर आप देखें तो एकदम सपाट क्लोजिंग आपको डाउ की होती हुई दिखी है, 3 पॉइंट ऊपर आपको बंद हुआ है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। नास्डैक जरूर 0.6, हालांकि एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। दिन के निचले स्तर से करीब डाउ 200 अंक रिकवर होकर बंद हुआ, तो एटलीस्ट वो सुधार आपने ज़रूर देखा है। हालांकि ऑफकोर्स सुस्ती का माहौल तो यहाँ पर बना हुआ है। एप्पल यहाँ पर फिर से दबाव था और लगातार दूसरे दिन 2% की कटौती आई थी। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 से 10 मिलियन फ़ोन्स की सप्लाई पर परेशानी आ सकती है, उस अनुमान को 14 से 15 मिलियन कर दिया गया है। तो सप्लाई चिंता एप्पल के लिए बढ़ रही है, बाकी यूएस कंपनीज के लिए भी सप्लाई चिंता बढ़ रही है। जिस तरह से चीन में कोविड की सिचुएशन डेवलप हो रही है इस समय, वहाँ से थोड़ी बाजार को चिंता बनी हुई है। अन्य रिलेटेड सेक्टर्स में भी हमने गिरावट देखी, कुछ और दिग्गज आईटी स्टॉक्स भी फिसले हैं। एनर्जी शेयर्स में भी हमने थोड़ा मिला जुला एक्शन देखा है, कंज्यूमर स्टॉक्स भी थोड़े मिले जुले रहे, बट इसके सामने जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया है वो अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिखा है। अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिस्पाइट एवरीथिंग, मंदी की चिंता, बढ़ते हुए रेट्स, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, डिस्पाइट दैट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बरकरार है और बढ़कर आया है। तो फेड को आगे इतना अग्रेसिव रहना लाजमी बन सकता है कि फेड जो अग्रेसिव पाथ है उस पर रह सकता है, क्योंकि अभी तक आप इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं। दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि फेड ने ऑलरेडी इतने सारे रेट्स बढ़ा दिए, फिर भी कंज्यूमर सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट नहीं आया, तो ये दिखा रहा है कि यूएस की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। अब जैसा भी आप एक्शन देखें, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और 10 साल की जो बॉन्ड डील है उस पर देखिए, जो 10 साल की बॉन्ड है वो हल्की बढ़त के साथ 3.75% पर आ गई है। जो 2 साल की बॉन्ड डील है वो 4.4% के पार है। जो इन दोनों का गैप है फिर से आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि एक की रिसेशन इंडिकेटर भी है। तो अगेन वहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी नज़र। ये 2-3 डेटा हैं जो बाजार के मूड पर हावी हो रहे हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब एक पब्लिक बयान करने वाले हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन का कोई इवेंट है जहां पर वो बात करेंगे, तो उनका क्या नज़रिया है 14 दिसंबर की फेड पॉलिसी से पहले फेड चेयरमैन क्या कहकर जाते हैं, वो बाजार कीनली वॉच कर रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में भी आप कह सकती हैं कि बाजार आ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर का भी पेरोल डेटा आने वाला है, ऑफ कोर्स फिर फ्राइडे को तो पूरा जॉब्स डेटा आएगा, तो वहाँ पर भी बाजार की नज़र बनी रहेगी। यूरोप में भी बिल्कुल मिला जुला एक्शन रहा, जो आपने यूएस में देखा लगभग वैसे ही एक्शन यूरोप में बनते हुए देखा। कमोडिटीज़ भी एकदम दायरे में है, कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत है, बट उसके सामने आप देखिए कच्चा तेल हल्की फुल्की कल खरीदारी यहाँ पर भी होती है। देखिए एक तो एक्सपायरी भी आ रही है, उसका भी एक्शन है। दूसरा लग रहा है ये जो चीन की सिचुएशन है उससे भी आप थोड़ा मूव देख रहे हैं। ओपेक की पॉलिसी पर नज़र बनी हुई है। अमेरिकी भंडार गिर कर आए तो थोड़ा नीचे से सपोर्ट मिला है, हल्के से दाम ऊपर भी आपको आज जाते हुए दिखे, पर देखते हैं कच्चे तेल की चाल आने वाले दिनों में कहती रहती है। मेटल्स में आपने रिकवरी देखी है क्योंकि चीन ने अपने प्रॉपर्टी सेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, और एग्री कमोडिटीज़ में भी आपने मिला जुला सुस्त कारोबार देखा है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ, सब लोग वेट एंड वॉच मोड में हैं, और देखते हैं आज पावेल साहब क्या कहते हैं, जिसका फिर बाजार इंतजार करेगा। तो बस यही देखने वाली बात होगी कि अब ऊंट किस करवट बैठने वाला है, और काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय क्यूज हैं जो इसमें मददगार साबित होंगे। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि
मंगलवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। भारत में हमने अच्छी बात यह देखी है कि भरोसा जो है एफआईआईज का बरकरार है। कैश स्पेस पर नजर डालिए, 1250 करोड़ की आसपास की खरीद का फिगर आया है। हाँ, काफी समय बाद एफएनओ स्पेस में कुछ बिकवाली हाथ लगी है। 5400 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर आया है और घरेलू संस्थागत निवेशक इनकी तरफ से भी ऑलमोस्ट 740-45 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर निकल कर आया है। चलिए, ये तो बात रही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के परफॉर्मेंस की, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर्स में आपको एक्शन दिखेगा, कहाँ रखनी है नजर, स्टॉक्स इन न्यूज की पूरी लिस्ट लेकर अरमान हमारे साथ तैयार हो चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, कौन से हैं महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है हमारे देश का Q2 का जीडीपी का डेटा आता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे MSCI की सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू चेंजेस जो हैं वो आज से एप्लीकेबल होने वाले हैं क्लोजिंग के बाद से। KPI ग्रीन पर भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बोर्ड मीटिंग पर वो बोनस इश्यू पर जो है वो विचार करने वाले हैं। IPO अपडेट्स है जिसमें धर्माज क्रोपगार्ड का जिनका IPO बंद होने वाला है और यूनिपार्ट्स इंडिया का आज IPO जो है वो खुलने वाला है। उसी के हिसाब से अगर आप धर्माज क्रॉपगार्ड की बात करेंगे तो वो डे 2 तक अगर आप देखेंगे तो अब अभी तक टोटल लगभग 6 गुना जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा 76%, रिटेल का हिस्सा लगभग 8 गुना बढ़ते हुए दिखा है। यूनिपार्ट्स इंडिया का अगर आप देखेंगे तो वहां पर आज से खुलने वाला है और ये जो IPO है 2 दिसंबर तक जो है वो खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 548 से 557 का और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 250 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास जुटाए हैं, जिसमें आपको नाम दिखेंगे नोमुरा, HDFC फंड, मॉर्गन स्टैनली जैसे नाम है जो इसमें है। जोमेटो पर ध्यान रखना होगा क्योंकि अलीबाबा जो है वो कल अलीबाबा जो है वो ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचेगी और जोमेटो में लगभग 3.5% जो है वो हिस्सा बेचेगी और 60 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जो है वो हिस्सेदारी बेची जाएगी। ग्लैंड फार्मा पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ग्लैंड फार्मा की जो सब्सिडरी ने जो सिनेक्स ग्रुप में लगभग 100% जो है अधिकरण का करार किया है और ये जो करार है उसका अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो वो लगभग 1950 करोड़ के आसपास की आती है। IDFC और बंधन बैंक पर ध्यान रखिए क्योंकि सेबी ने IDFC AMC को बेचने को मंजूरी दी है और ये बंधन फाइनेंशियल का कंसोर्शियम है जो IDFC AMC खरीदेगा। KRBL, चमनलाल सेठिया और LT फूड्स पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट प्रतिबंध पर राहत लगाई है। उसमें यह बताया कि ऑर्गेनिक, नॉन बासमती और ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों पर छूट दी है। और अंत में बात करेंगे आइनॉक्स विंड की, जहां पर आइनॉक्स ग्रीन ने 250 करोड़ का जो कर्ज भुगतान किया है और आइनॉक्स विंड ने अगर आप बात करेंगे तो 160 करोड़ के आसपास का जो है कर्ज भुगतान किया है। चलिए, तो ये है महत्वपूर्ण खबरें जिसके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। शुक्रिया अरमान वो पूरी डिटेल रखने के लिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। एयर इंडिया और विस्तारा के विलय पर सहमति बनी हुई है। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों मर्जर पर सहमत हुए हैं। ये मर्जर मार्च 2024 तक पूरा होगा। इस मर्जर की पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। विस्तारा के एयर इंडिया में मर्जर का जो ऐलान किया गया है, ये बहुत लंबे समय से अनुमान लगाया जा रहा था कि इस तरह का ऐलान हो सकता है क्योंकि टाटा सन्स के एयर इंडिया खरीदने के बाद इस बात के कयास काफ़ी लगाए जा रहे थे कि आगे चलकर इस तरह का कुछ फैसला हो सकता है। तो सिंगापुर एयरलाइंस के बोर्ड ने और टाटा सन्स ने इस पर फैसला लिया है कि दोनों एयरलाइंस का मर्जर होगा। अब मर्जर होने के बाद जो सिंगापुर एयरलाइंस है उसकी नई जो एंटिटी बनेगी मर्जर के बाद, उसमें करीब 25% हिस्सेदारी होगी और सिंगापुर एयरलाइंस 2058 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेगी अपनी इस हिस्सेदारी के लिए, 25% के आसपास की जो हिस्सेदारी उसके लिए। और भविष्य में जिस तरह से मर्जर के बाद जरूरत होगी पूंजी की तो वो भी सिंगापुर एयरलाइंस इसमें और डालेगी। मर्जर के बाद जो है 218 करीब जहाजों का बेड़ा जो है कुल मिलाकर बनेगा, सब मिलाकर के। और अगर देखा जाए तो ये ऐसी एयरलाइन होगी जिसका एक अपना फर्स्ट क्लास सर्विस की अलग सुविधा होगी और साथ ही इसी एयरलाइन के अंदर जो लो कॉस्ट सर्विस है वो भी होगी। अगर एक तरह से आप देखें तो कुल मिलाकर 4 सर्विसेज हो जाएंगी मर्जर के बाद, जैसे कि एक विस्तारा होगा, इस विस्तारा का मर्जर, इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस का और फिर इसके अलावा एयर एशिया इंडिया जो थी उसका भी होगा। तो कुल मिलाकर 4 सर्विसेज के मर्जर वाली ये संस्था जो है बन जाएगी एयर इंडिया। और जो फायदा होगा वो फायदा इस तरह से होगा कि जो सारे जो रिसोर्स हैं वो एक साथ होंगे, साथ ही जो सिंगापुर एयरलाइंस की अपनी एक्सपर्टीज है, जो उनका अपना नेटवर्क है, उसका भी फायदा जो है एयर इंडिया को मिलने की उम्मीद की जा रही है। ऑलराइट,
चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और जानते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे, जिनकी तरफ से वॉकहार्ट में खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 229 रुपए का, टारगेट मिल जाएगा 252 का। वहीं अनराठी सिक्योरिटीज आईटीसी खरीद के चलने की सलाह इनकी तरफ से निकल कर आ रही है। इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 335 का और टारगेट मिल जाएगा 355 रुपए का। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स क्या आपके लिए खास स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, किन शेयरों में आज दाव लगाने की सलाह है। सब पर बात करने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। मुदित जी, कल एक पॉजिटिव नोट पर हमने निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखी। रिकॉर्ड तेजी का तो सिलसिला तीनों ही इंडाइसेस में पिछले हफ्ते से कायम है। मुझे बताइए कि आज ब्रॉडर मार्केट्स में क्या व्यू बन रहा है, क्या रणनीति अपनाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है। कोई भी डिप देखने को मिलता है, खरीदारी करके चलने की सलाह होगी, क्योंकि अंडरटोन लगातार मार्केट को बुलिश ही साउंड कर रहा है। और अच्छी चीज ये देखने को मिलती है, जब भी छोटा मोटा डिप इंट्राडे में देखने को मिलता है, हैवी वेट काउंटर्स एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और सारे हैवी वेट काउंटर्स में बढ़िया बाइंग आती है। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे वो काउंटर। और कल के सेशन में तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ऐसे बड़े बड़े नाम बढ़िया बाइंग देखने को मिली। तो हमारा तो ऐसा मानना है, कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। आज के सेशन में 18,700 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आते हैं, तो डिप में बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 18,540 का। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक में लास्ट 2 सेशन से जरूर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट अंडरटोन अभी भी बुलिश ही साउंड कर रहा है, तो डिप में बाय करेंगे। आज के सेशन के लिए 43,300 तक के टारगेट निफ्टी बैंक में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 42,800 का। मुदित जी, आपने कहा कि चुनिंदा पॉकेट सेक्टर्स में भी अच्छा प्रदर्शन देखा है और खासतौर से बैंकिंग स्पेस इसका दमखम बरकरार रहा है और आईटी स्पेस ने भी कुछ अब चढ़ने की कोशिश की है। मुझे बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक बैंक, सबसे पहले बैंक पे बात करेंगे। आरबीएल बैंक को खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। चार्टिकली बड़े ही साउंड नजर आ रहा है। जो अंडरटोन था स्टॉक का, पहले काफी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला, वो सारी चीज एग्जॉस्ट हुई है और बड़े अपसाइड के लिए आरबीएल बैंक तैयार हुआ है। लगातार तेजी दिखा रहा है। एक राइजिंग वेज पैटर्न कल के सेशन में बना, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आज के सेशन में 158 तक के अपसाइड मूव आरबीएल बैंक में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 149 का होगा। बाकी अगर आरबीएल बैंक के लिए अगर पोजीशनल टारगेट की बात करें, तो हमें 170 रुपए तक के अपसाइड मूव आरबीएल बैंक में नजर आते हैं। इसके बाद दूसरा स्टॉक रहेगा टीसीएस का। लगातार पहले भी कई बार आईटी स्टॉक्स पे हमने बात करी और टीसीएस, इन्फोसिस पे तो काफी बड़े बड़े टारगेट भी हमने दिए और ये भी कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से टीसीएस, इन्फोसिस को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और अभी भी यहाँ से आज की टीसीएस में अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सेशन में हुआ है और उसके बाद तेजी दिखा रहा है। हमें लगता है बड़ा अपसाइड के लिए तैयार है। 3430 ये इंट्राडे टारगेट्स होंगे। टीसीएस को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3375 का। बाकी पोजीशनल टारगेट टीसीएस के लिए 3600 तक के निकल कर आते हैं। वेरी वेल। आरबीएल बैंक, टीसीएस, यहाँ दोनों में खरीदारी की रिकमेंडेशन है। मुझे जी एफएमसीजी स्पेस, कल यहाँ से हमने दमखम आता हुआ देखा। डाबर, एचयूएल, इमामी, मैरिको, ये सब दिन के उच्चतम स्तर पे कल तगड़ी स्ट्रेंथ दिखा के बंद हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इनकी जो स्ट्रेंथ का सिलसिला है आज भी बरकरार रहेगा? इफ यस, कहाँ नजर रख सकते हैं? देखिए नेहा जी, जब भी एफएमसीजी पैक की बात आती है, मेरा भरोसा पूरी तरह से एक ही स्टॉक पे जाता है, दैट इज आईटीसी। आईटीसी में काफी अच्छे रिटर्न हमने पहले भी देखे हैं और 220-230 रुपए से हमने आईटीसी रिकमेंड किया और इतने बड़े अपसाइड मूव देखने को मिले और अब 340-42 पर भी आईटीसी काफी पसंद आ रहा है। दिसंबर सीरीज में 360 के टारगेट्स आईटीसी में नजर आते हैं, तो कोई भी डिप आ रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक 330 के लेवल को आईटीसी होल्ड करता है, 360 तक के अपसाइड मूव आईटीसी में इंटैक्ट है। इसके अलावा अगर कहीं बात करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पर पूरी तरह से फोकस है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट कल के सेशन में हुआ है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और अच्छी चीज देखने को मिली है रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ। करीब 15-20 दिन का अगर एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो वो एवरेज वॉल्यूम से डबल होता हुआ कल के सेशन में नजर आया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 2710 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे।
थोड़े से मेरे टारगेट्स बड़े जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है ये टारगेट्स हासिल नहीं होंगे। पर 2710 तक के टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2590 का। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में सेक्टोरली और चुनिंदा स्टॉक्स में कहां आज एक्शन है और कमाई के मौके हमारे दर्शकों को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं और आज हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन जुड़ चुके हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बुलियन पे फोकस कर लेते हैं। सोना चांदी कई समय से एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। चांदी में कल हमने कुछ बेहतरीन मूव्स बनते हुए देखे, जरा बताइए आज क्या किया जाए। गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल, यहाँ पे एक दायरे का ट्रेड है क्योंकि आज फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का स्पीच भी है, उसके चलते यहाँ पे एक दायरे में ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। चाइना में सिविल अनरेस्ट के बाद अब उम्मीद है कि वहाँ पे जो कोविड पॉलिसीज है वो थोड़ी नरम पड़ती हुई दिखेगी, उसके चलते यहाँ पे डिमांड बेहतर बनी हुई है। हमारा मानना है कि चांदी मार्च वायदा में जो है बाइंग करके चलना चाहिए 62,400 के स्तर पर। 61,900 का स्टॉप लॉस रखें। आज फिर से एक बार कीमतें 63,500 तक के स्तर दिखा सकती है। एनर्जी स्पेस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हावी हो गया है, तो जरा बताइए यहाँ पे कैसे कमाई के मौके ढूंढे। एनर्जी में हमने कच्चे तेल में रिकवरी आते हुए देखी थी, लेकिन उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं। तो आज के सत्र में नेचुरल गैस में यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से 604 के स्तर पे यहाँ पे दिसंबर वायदा में बिकवाली करके चलना चाहिए। 614 का स्टॉप लॉस रखें। लक्ष्य नीचे में 588 से 580 तक के जो है यहाँ पे रखे जा सकते हैं। और मेटल स्पेस में क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कल कुछ पॉजिटिव खबरें जो निकल कर आई चाइना से, उसके दम पर कुछ रिकवरी जरूर दिखी है, तो इज इट हियर टू स्टे? बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेशली बेस मेटल पैक में कॉपर में निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट जो है वो देखने को मिले हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें एलएमई पर $7,850 के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर रही है। भारतीय बाजारों में भी हमने 670 के जो स्तर है वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड होते हुए देखे हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो आज देखने को मिल सकता है। 674 के स्तर पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करके चलना चाहिए 683 के लक्ष्य के लिए। एक स्टॉप लॉस 669 का यहाँ पे रखें। ओके मनोज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहां है आज कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की और देख लेते हैं कि इन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है एफआईआर। शुरुआत हम बंधन बैंक से करेंगे। सीएलएसए इन्होंने अपना जो स्टैंस है वो यहाँ अपग्रेड किया है। खरीदारी की रिकमेंडेशन है, टारगेट 300 का है। एचएसबीसी की आज कई स्टॉक्स में रिकमेंडेशन है। सबसे पहले पावर ग्रिड होल्ड करके चलने की सलाह है 200 के लक्ष्य के साथ। टाटा पार में इन्होंने अपना स्टैंस रिड्यूस किया है, लक्ष्य है 195 का। वहीं मॉर्गन स्टैनली टीवीएस मोटर्स पर इक्वल वेट का स्टैंस है, टारगेट इन्होंने 1106 से बढ़ाकर 1121 कर दिया है। सन टीवी पर सिटी की खरीदारी की सलाह है, इन्होंने भी टारगेट बढ़ाकर 575 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली नवीन फ्लोरिन पर ओवरवेट है, टारगेट हालांकि इन्होंने ट्रिम किया है, 5358 से घटाकर 5216 नया टारगेट है। नोमुरा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स यहां पर खरीदारी की सलाह है, टारगेट थोड़ा सा ट्रिम किया है और बड़ा ट्रिम किया है, 757 से 580 कर दिया। और जेपी मॉर्गन एक्साइड इंडस्ट्रीज पर ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट बढ़ा दिया, 225 नया टारगेट है। और अंत में एचएसबीसी की क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स पर रिकमेंडेशन है, बाय पोजीशन मेंटेन्ड है और टारगेट है 400 का।